हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। जो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसकी केवल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। आज केवल उसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, कैसा सिलेबस है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उस सिलेबस में, ठीक है। देखिएगा, तो आज का जो सिलेबस अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एमएससी फिजिक्स प्री का, ठीक है। एमएससी फिजिक्स प्री का अपन सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी ये कंप्लीट आपके पास जो सिलेबस रहेगा इंग्लिश मीडियम रहेगा। कंप्लीट जो सिलेबस रहेगा आपके पास इंग्लिश मीडियम रहेगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अगर थोड़ी सी आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, क्योंकि बीएससी हमारी सारी हिंदी मीडियम और दोनों इंग्लिश मीडियम में होती है, तो थोड़ी सी बीएससी के कारण अपनी इंग्लिश कमज़ोर रहती है, तो 10-15 दिन में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अपनी इंग्लिश जो भी है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। इसकी चिंता ना करें, इसकी चिंता ना करें। अब मैं इसका सिलेबस लिखने जा रहा हूँ, कौन कौन सा पेपर है अपना और कौन सी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट हम ये सिलेबस कवर करेंगे। तो आपका जो सिलेबस है वो रहेगा एमजीएसयू बीकानेर। एमजीएसयू बीकानेर का जो भी सिलेबस है वो रहेगा, जो मैं सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो सिलेबस है आपके पास एमजीएसयू बीकानेर का, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। ये कंप्लीट राजस्थान में यही सिलेबस चलता है, कंप्लीट राजस्थान में यही सिलेबस आपके पास चलता है, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से अपन इस सिलेबस की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसमें आपके 4 पेपर होंगे। इसमें क्या होंगे आपके पास? 4 पेपर होंगे, 4 पेपर, ठीक है। 4 पेपर और 1 प्रैक्टिकल, ठीक है। 1 प्रैक्टिकल, तो 4 पेपर होंगे। वो आपके पास 75 नंबर के होंगे ईच पेपर, ठीक है। 75 नंबर के ईच पेपर होंगे। तो आपके पास क्या होगा? 75 × 4 यानी 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। प्रैक्टिकल आपके पास कैसा होगा? 75 × 2 यानी 150 मार्क्स का, ठीक है। 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। और टोटल आपके पास क्या होगा? रिजल्ट वो देखोगे, टोटल आपके पास क्या होगा? 450 मार्क्स, ठीक है। ये आपका टोटल मार्क्स के पेपर होंगे, ठीक है। तो देखिएगा कौन सा पेपर होगा और किस तरीके से पैटर्न होगा, ठीक है। पैटर्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग है और लगभग पेपर सब यूनिवर्सिटी में सेम चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पैटर्न के बारे में। तो पैटर्न के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं। तो आपके पास पैटर्न के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं जो डिस्कशन करता हूं, आपका पेपर कौन से होंगे। तो पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट है आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस मैथमेटिकल फिजिक्स। और यूनिवर्सिटी है जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उससे भी मैं सिलेबस कंपेयर करके बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए, आपका ये फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर, तो सेकंड पेपर क्या है आपका? देखिएगा आपके पास सेकंड पेपर है स्टैटिकल स्टेट फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसे अपन ईडी बोलते हैं, जो आजकल अपन लेक्चर चला रखे हैं आईआईटी जैम में, ठीक है। आईआईटी जैम में लेक्चर चला रखे हैं, लेक्चर 27 तक अपन ने कंप्लीट किया आईआईटी जैम में, ठीक है। वो एक कंपटीशन पर्पज से हैं ईडी में, ये अपन थ्योरी के पर्पज से करेंगे जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। थ्योरी की पर्पज से इसको कवर करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को, ठीक है। थर्ड पेपर आपके पास क्या है? थर्ड पेपर है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है।
क्वांटम मैकेनिक्स थर्ड पेपर है आपका, और पेपर फोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस ये आपका पेपर है, कंप्लीट होल सिलेबस है, ये होल आपके पास पेपर है, ये आपके पास पेपर 4 हो गए। ठीक है, ये आपके पास MGSU बीकानेर में रहता है सिलेबस, MGSU बीकानेर का सिलेबस है। ठीक है, आप इन बुक्स को पढ़ने के लिए जो सिलेबस है इसका, जो मैं सिलेबस अभी बताऊंगा कैसा सिलेबस है, इन सिलेबस को पढ़ने के लिए आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करिए। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक को आप फॉलो करोगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और ये मार्क्स भी आपको गेन कर लेंगे। ये मार्क्स हैं जो भी आपके पास गेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मार्क्स होंगे, ये भी आपके पास आ जाएंगे। सिलेबस आप कंप्लीट पढ़ोगे जब भी आपके पास होगा। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम में बढ़िया नंबर आएंगे और नेट और गेट के जो एग्ज़ाम है उसमें भी आप अच्छा काम कर पाओगे। ठीक है, तो देखिएगा ये 4 पेपर हो गए। अब आपको मैं पैटर्न बता देता हूँ किस तरीके का पैटर्न रहता है। पैटर्न सबका अलग अलग है यूनिवर्सिटी का, परंतु आपके पास जो सिलेबस है लगभग सेम है। ठीक है, तो आप पैटर्न पे चर्चा करते हैं। सभी आपके पास 75 मार्क्स के होंगे, ये भी 75 मार्क्स का, ये भी 75 मार्क्स का, ये भी 75 मार्क्स का, और ये भी 75 मार्क्स का। ठीक है, तो आपके पास टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 300 मार्क्स हो जाएंगे, 300 मार्क्स हो जाएंगे, और 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो 450 आपके पास मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा। अब मैं चलता हूं आगे। देखिएगा, जो अपन MSc प्री का जो सिलेबस अपन चालू कर रहे हैं उसमें सबसे पहले जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स देख लीजिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स अपन पढ़ने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे बिल्कुल फील के साथ अपन कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से अराइज हुई और कितनी बड़ी क्वांटम मैकेनिक्स है जो सिलेबस में रखी गई है, कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ कैसा पैटर्न रहता है MGSU बीकानेर का। तो देखिएगा, इसमें 3 आपके पास ये 75 मार्क्स का होगा पेपर आपके पास। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन 3 जो पेपर होगा जिसमें 3 सेक्शन आपको गिवन होंगे। सेक्शन C, ठीक है, सेक्शन A में आपको कितना मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेक्शन B कितने मार्क्स का होगा? सेक्शन B आपके पास होगा 25 मार्क्स का, और सेक्शन C आपका कितना मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का। ये टोटल होकर 75 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, टोटल होकर आपके पास कितना मार्क्स हो जाएगा? 75 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले 20 ये 20 मार्क्स है, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा? आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है इसमें रहेगा कि 10 क्वेश्चन होंगे, और मैं अलग से बताता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है अपने पास। ठीक है, तो देखिएगा, आपके पास सेक्शन A है, ये सेक्शन B है, ये सेक्शन C है। तो देखिएगा, सेक्शन A में 20 मार्क्स का पेपर होगा,
सेक्शन बी में 25 मार्क्स का पेपर होगा, सेक्शन सी बी में तो 25 और सेक्शन सी में 20 मार्क्स, 30 मार्क्स। ठीक है, तो देखिएगा सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ईच क्वेश्चन आपके पास कितना का मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन करने आपको अनिवार्य बताए जाएंगे। आप करो चाहे ना करो वो बात अलग है, इसमें सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसमें आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें शायद मेरे हिसाब से जो मैंने देखा था सिलेबस, उसमें बताया हुआ है कि इसमें 2 सेक्शन होंगे, एक आपके पास 2 सेक्शन होंगे, 2 में से 5 क्वेश्चन होंगे, 5 ऊपर होंगे 5 नीचे होंगे, दोनों में से आप कोई सा भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, और थर्ड आपके पास पैटर्न है, थर्ड जो है पैटर्न में, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे इसमें भी। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे और इसमें से ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स है, ईच क्वेश्चन नहीं करना है आपको, 3 क्वेश्चन इसमें करने हैं। 5 में से आपको ऑप्शन दे दिया, कोई भी 3 क्वेश्चन कर लीजिए और इसमें मार्क्स है ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स है, ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स है इसमें 10 मार्क्स है। ठीक है, 10 × 3 यानी 30 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसमें 5 यूनिट है इसमें। तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है, पैटर्न मैं बता देता हूँ कैसे डिफरेंट है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है और इसमें मैथमेटिकल जोड़ रखा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं सिलेबस बताना जा रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिकल जोड़ रखा है, मैथमेटिकल जोड़ रखा है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स जोड़ रखा है। तो इसमें 4 यूनिट होंगी, इसमें 4 यूनिट होंगी। ठीक है, इसमें 4 यूनिट, टोटल 8 यूनिट। ठीक है, टोटल 8 यूनिट, और इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो करने का मेथड रहेगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 इसमें से आएंगे, 5 इसमें से आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 5 इसमें से, 5 इसमें से, सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है, और 10 क्वेश्चन में से आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन। और किस तरीके से कर रहे हैं, अगर आप इसमें से 5 चयन करते हो, 5 क्वेश्चन का चयन करते हो, तो 3 क्वेश्चन इसमें से करोगे, 2 क्वेश्चन इसमें से करोगे। 2 क्वेश्चन अगर इसमें से चयन करते हो तो 3 आपको इस तरीके से चयन करना पड़ेगा। इस तरीके से रेशियो लोगे 5 का, इस तरीके से आप क्या लोगे, रेशियो लोगे 5 का। इस तरीके से ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, पैटर्न है राजस्थान आरयू का। ठीक है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, नोट कीजिएगा। बस पैटर्न अलग है, ये एमजीएसयू बीकानेर का पैटर्न है, एमजीएसयू बीकानेर। ठीक है, ये पैटर्न एमजीएसयू बीकानेर का है, ये पैटर्न आपके पास राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। तो नोट कीजिए। फिर अपन क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। आज पेपर 3 क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, तो 4 इसमें से 8 यूनिट कंप्लीट करता है, तो 6 कम से कम 5 से 6 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी जब आपके ये 5 क्वेश्चन कवर होंगे। चाहे 3 इसमें से कर लो, चाहे 2 इसमें से कर लो, 2 इसमें से कर लो, चाहे 3 इसमें से कर लो, 5 क्वेश्चन जब भी कवर होंगे जब आपका क्या होगा, 5 या 6 यूनिट आपकी कवर होंगी। ठीक है, इसलिए कंप्लीट सिलेबस पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, और इसमें आपके 100 हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न रहता है, पैटर्न और मार्क्स अलग अलग है, बाकी सारी चीज़ सिलेबस और बुक्स सारी एक जैसी है। ठीक है, तो देखिएगा, अब स्टार्टिंग करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की।
आज थोड़ा सा पोर्शन पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। तो देखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग करते हैं। ये आपके पास पेपर थर्ड है, ये आपके पास पेपर थर्ड है। तो देखिएगा किस तरीके से स्टार्टिंग करते हैं। तो आपके पास जो मैकेनिक्स की स्टार्टिंग होती है, मैकेनिक्स की स्टार्टिंग होती है, तो मैकेनिक्स की स्टार्टिंग होती है सर्च के आधार पर, रिसर्च के आधार पर। कोई भी मैकेनिक्स की, जो भी हम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग की है अब तक, जो भी मैकेनिक्स की अपन ने स्टार्टिंग की है वो रिसर्च के आधार पर की है। रिसर्च के आधार पर मैकेनिक्स की स्टार्टिंग की है। ठीक है, रिसर्च का मतलब कि आपके पास पार्टिकल कैसा है, पार्टिकल कैसा है, एक पार्टिकल है, वन पार्टिकल, तो उसमें मैकेनिक्स वन पार्टिकल है, ज़्यादा बिग नहीं है, इस थोड़ा सा ठीक ठाक साइज का पार्टिकल है, तो इसमें वन पार्टिकल है, तो आपके पास क्या होगा, वन पार्टिकल होगा तो आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स आई आपके पास, कब आई न्यूटोनियन मैकेनिक्स, कौन से ईयर में आई, अप्रोक्सीमेट 1687 यानी 17वीं शताब्दी में आपके पास क्या आई, न्यूटोनियन मैकेनिक्स आई। जब हमें रिसर्च की गई थी तो आपको केवल इतना पता चला था कि जो भी पार्टिकल है वो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, जैसे कि रेत का कण है या फिर कोई भी आपके पास बॉल है। ठीक है, कोई भी बॉल है या फिर कैसा भी पार्टिकल है, एक पार्टिकल था, ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं थी। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपके पास आई 1687 अप्रोक्सीमेट ईयर में आई। तो आपके पास जो बॉल है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उसके बारे में रिसर्च हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स आई, जिसके रिसर्च जिसने की थी वो सर आइजैक न्यूटन ने की थी। ठीक है, ये आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती है। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ी रिसर्च और हुई कि फिर सब लोगों ने कहा कि बस पार्टिकल है, ऐसी फिजिक्स अपन अप्लाई कर देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, फिर और पार्टिकल की रिसर्च हुई और पार्टिकल की, जैसे आपके पास एक पार्टिकल है तो वैसे उसके अकॉर्डिंग बहुत से भी पार्टिकल हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत से पार्टिकल हो सकते हैं। जैसे देखिएगा दूसरा पार्ट है तो मेनी पार्टिकल सिस्टम हो सकता है, मेनी पार्टिकल सिस्टम हो सकता है, मेनी पार्टिकल सिस्टम आपके पास हो सकता है। मेनी पार्टिकल सिस्टम हो सकता है यानी बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, तो उस टाइम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कैसे फेल हो गई, न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो गई क्योंकि ये अप्लाई किस पे होती है, ये अप्लाई किस पे होती है, ये अप्लाई किस पे होती है, केवल और केवल वन पार्टिकल पे अप्लाई होती है। मेनी पार्टिकल सिस्टम आया तो आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो गई। तो देखिएगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हम रिसर्च के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो आपका 11th क्लास में जितने भी टॉपिक है 11th क्लास में, सारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर आधारित है। तो देखिएगा थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। कोई भी बॉडी है, इस जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स आई तो कोई भी बॉडी है या वन पार्टिकल सिस्टम है उस पर अप्लाई हुई। तो देखिएगा आपके पास कोई भी वन पार्टिकल सिस्टम है, तो कोई भी मैंने वन पार्टिकल सिस्टम ले लिया, एक बॉल ले ली, देखिएगा बॉल ले ली, तो आपके पास सबसे पहले बॉल ले ली तो उस पर मैंने फोर्स लगा दिया कोई भी F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma मैंने फोर्स लगा दिया। और कैसे ये फेल हुई, ये कैसे फेल हुई, कैसे फेल हुई है उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं एक बॉल लिया हूं, इस पे रिसर्च किस तरीके से हुई, रिसर्च के बारे में कैसे पता चला और कैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई की और कहां पर जाकर ये फेल हो गई, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा अगर मैं कोई भी पार्टिकल है उस पर मैं कोई भी फोर्स लगा दिया F बराबर ma। ठीक है, फोर्स लगा दिया तो ये मोशन में होगी, ये फोर्स लगाने पे क्या होगी, मोशन में होगी। अगर मैंने इसको, कोई भी पार्टिकल है उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया, यानी आपके पास फोर्स जीरो है, तो अगर वेक्टर लगाना चाहूं तो इस पे वेक्टर लगा दूं। अगर आपके पास फोर्स जीरो है तो आपके पास क्या होगा, उसके
एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा। ठीक है, यानी आपके पास एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा। अगर आपके पास फोर्स जीरो है तो एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा, और ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के वाइस वर्सा होती हैं। यानी एक्सेलेरेशन भी जीरो हो गया तो आपके पास फोर्स भी जीरो होगा, फोर्स भी जीरो होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के वाइस वर्सा है। एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा। ठीक है, बॉडी रेस्ट में होगी। बॉडी एक था कि बॉडी रेस्ट है तो बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में रहेगी। ठीक है, वही कंडीशन है कि F बराबर F इक्वल टू जीरो है, कोई भी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है तो आपके पास एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा, एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो आपके पास फोर्स भी जीरो होगा। ठीक है, और सेकंड लॉ आपके पास क्या आया, F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma। एक्चुअल में ये लॉ नहीं है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आपके पास क्या कहता है, सेकंड लॉ आपके पास ये कहता है कि आपके पास कोई भी फोर्स अप्लाई करूं किसी भी बॉडी में तो आपके पास क्या होगा, कोई भी फोर्स अप्लाई करूं तो वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो जैसे भी कोई भी पार्टिकल है, कोई भी इसका जो अराइज है, अराइज करने, ये कंसेप्ट अराइज कैसे हुआ इसको मैं बताने के लिए अपन ने एक केटीजी में कंसेप्ट पढ़ा था कि एक अपन ने लिया था, एक कंटेनर लिया था, उसमें गैस अप्लाई कर रहे, गैस किसी दीवार पे जा रही, भिड़ रही, टक्कर कर रही थी, यानी कोलिजन कर रही थी। ये गैस का मॉलिक्यूल है, कोलिजन कर रहा था, इस वॉल की दीवार पर कोलिजन कर रहा था। तो यहां पर मोमेंटम में चेंज हो रहा था, तो मोमेंटम में चेंज होने पर इस दीवार पर क्या बना रहा था, फोर्स क्रिएट कर रहा था। ये कंसेप्ट अपन ने केटीजी में पढ़ा था। उसी के अकॉर्डिंग अपन ने यहां पर लिया है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम किसके साथ, टाइम के साथ चेंज इन मोमेंटम फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, P बराबर mv में पुटअप कर दूंगी इसमें तो क्या होगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, F बराबर dm अपॉन dt, v एक बार खाली छोड़ दीजिए, dv अपॉन dt, m को खाली छोड़ दीजिए। मास का चेंजमेंट अपन तभी करते हैं जब कोई मास मूव करता है, टाइम के साथ मूव करता है, जब चेंजमेंट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में dm अपॉन dt का बेहतरीन यूज लेते हैं, परंतु यहां पर बॉडी है, कोई भी बॉडी है या पार्टिकल है, उस समय मास को जीरो करके चलते हैं, मास को जीरो करके चलते हैं, तो चेंज इन जो टाइम के साथ चेंज होगा मास में वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर ये जीरो हो गया तो ये क्वांटिटी आपके पास जीरो हो गई। तो F बराबर dv अपॉन dt क्या होगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा, तो A वेक्टर ये आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। ये आपके पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हो गया। थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन का। ठीक है, एक्शन रिएक्शन का, कोई बॉडी पर एक्शन की जाए तो वो बॉडी आपके पास रिएक्ट करेगी। ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट में बताया हूं, कंप्लीट मुझे 11th क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने शॉर्ट बता के चला हूं यहां पर। ठीक है, कोई बॉडी पर, थर्ड लॉ क्या कहता है, कोई भी बॉडी पर आप एक्शन करोगे यानी कोई फोर्स लगाओगे, वो बॉडी आपको रिएक्ट करेगी। ठीक है, कैसे, जैसे आपका नाव का एग्जाम्पल मैं हर बार लेता हूं, 11th क्लास में तो बहुत बार लेता हूं ये एग्जाम्पल। ठीक है, ये नाव है, तो नाव में जैसे ये नाव चलाने के लिए ये आपके पास ये रोड है जिससे अपन नाव चलाते हैं, तो जैसे इस पे एक्शन करेंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक्शन करेंगे, तो पानी इस पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा जब आपकी नाव चलती है। ये आपके पास थर्ड लॉ यहां पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ऐसे अपन ने न्यूटन के तीनों लॉ को स्टडी की थी, न्यूटन के तीनों लॉ को अपन ने यहां पर स्टडी किया था। और आपके पास पार्टिकल क्या है, वन पार्टिकल सिस्टम है। अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अब इस पार्टिकल पे चलता हूं, अब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं, तो देखिएगा फोर्स मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं इस पार्टिकल पे, तो देखिएगा फोर्स मैंने अप्लाई किया। ठीक है, फोर्स क्या किया मैंने, इस पे अप्लाई कर दिया पार्टिकल पे। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगा, कोई भी चीज पे मैं फोर्स अप्लाई कर दूं तो कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगा, कोई ना कोई इसका क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। जैसे आपके पास एक्सीलरेशन आ गया, देखिएगा F बराबर ma, एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, तो एक्सीलरेशन को मैं क्या लिख दूं, m d, ये लिख दूं। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन को मैंने किसके पदों में लिख दिया, d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये मैंने x के पदों में लिख दिया। ठीक है, x के पदों में लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, F अपॉन m। ठीक है, और अगर F अपॉन m आ गया, इसको मैं
डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करूं, ये आपके पास डिफरेंशियल डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, आपके पास क्या बन गई? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो जैसे आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सोल्व करके चलूं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं क्या करके चलूं? सोल्व करके चलूं, तो आपका कोई ना कोई x आएगा, x यानी डिस्प्लेसमेंट आएगा किसके पदों में? t के पदों में, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव किसके पदों में कर रहे हो? t के पदों में कर रहे हो, तो ये आपके पास x की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आपके पास x की वैल्यू आएगी तो यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, dx/dt करके वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी निकाल लिया तो आप क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी निकाल लिया तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, डबल कर इसका डबल दोबारा डेरिवेटिव कर इसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। जैसे ही एक्सीलरेशन निकाल लिया और वेलोसिटी निकाल ली तो आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ से फोर्स निकाल सकते हो, F बराबर ma, इसके थ्रू F बराबर ma, और इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी आ गई आपके पास, मास आपको पता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। कोई भी बॉडी आपके सरफेस से h हाइट पर पड़ी है, h हाइट पर रखी हुई है, तो आपके पास सरफेस से h हाइट पे रखी हुई है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहूंगा इस समय क्या कहूंगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहूंगा, तो mgh। ठीक है, अगर स्प्रिंग की आपके पास पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी x के पदों में लिख सकते हो, हाफ के x², जो x होगा यहां पर ये x होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चर्चा करूं आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब मैं आगे चर्चा करूं पार्टिकल की, ये पार्टिकल की आगे चर्चा कर लूं। ये आपके पास काइनेटिक पोटेंशियल सब कुछ निकाल सकते हो। अगर आपको फोर्स लगाने पर एक्सीलरेशन पता चल गया कितना है, फोर्स लगाने पर फोर्स कितना है वो पता चल गया, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, फिर आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, फिर आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, फिर फोर्स तो निकाल ही सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी कोई h हाइट पे रखी गई है तो आपके पास mg इस बॉडी का नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और h हाइट है, इससे मल्टीप्लाई करने पर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा यहां पर। ठीक है, और स्प्रिंग आपके पास स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है तो k की वैल्यू गिवन होगी और x की वैल्यू मैं यहां से पुटअप कर दूंगा, तो आपके पास यहां पर निकल जाएगी। कंप्लीट आप चीजें यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, परंतु ये फेल कहां पर हुई? परंतु ये फेल कहां पर हुई? ये फेल कहां पर हुई वो देखोगे। ठीक है, फेल कहां पर हुई वो देखोगे। ठीक है, मैं मिटो के चलता हूं। देखिएगा फेल कहां पर हुई बोर्ड। फेल कहां पर हुई? जैसे अपन कैरम बोर्ड खेलते हैं, ये आपका कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड पे यही न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करूं तो वहां पर ये फेल हो जाती है। ये कैरम बोर्ड है, देखिएगा मैं कैरम बोर्ड खेलना सिखा रहा हूं आपको। ये आपके पास कैरम बोर्ड है। ठीक है, यहां पर ये गोटियां हैं, बहुत सारी गोटियां हैं। ये बहुत सारी गोटियां हैं। ठीक है, ये अपना स्टाइगर है, ये अपनी उंगली है, इस पे अपन फोर्स लगाएंगे तो ये स्टाइगर जाएगा, तो ये गोटियां कई यहाँ पर चली जाएंगी, 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 कई यहाँ पर चली जाएंगी। चारों दिशाओं में अपने पास क्या चली जाएंगी? ये गोटियां चली जाएंगी। ठीक है, चारों दिशाओं में अपने पास क्या चली जाएंगी? ये गोटियां चली जाएंगी। तो मान लीजिए कोई x डायरेक्शन में गई, ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। कोई y डायरेक्शन में गया, कोई z डायरेक्शन में गई। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में आपके पास ये गोटियां चली जाएंगी। ठीक है, अगर मैं x डायरेक्शन में गोटी गई तो उसकी इक्वेशन लिखना चाहूं, उसकी मोशन की इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? तीन इक्वेशन लिख सकता हूं। फर्स्ट क्या लिखूंगा? v बराबर u प्लस 80। सेकेंड क्या लिखूंगा? s प्लस ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड क्या लिखूंगा? देखिएगा, थर्ड आपके पास क्या होते हैं? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके पास थर्ड हो गई। ये तीनों इक्वेशन हो गए। ये लिखूंगा, एक पार्टिकल के लिए लिखूंगा। ठीक है, एक के लिए लिखूंगा। मान लीजिए x डायरेक्शन में तीन गई, तीन आपके पास x डायरेक्शन में गई, तो तीन इक्वेशन होंगी इसकी, तो 3 × 3 9 इक्वेशन हो गई।
9 इक्वेशन हो गई। वाई डायरेक्शन में मान लीजिए 10 गोटियां गई, तो 10 × 3 यानी 30 इक्वेशन यहां पर हो गई। ठीक है, और इस डायरेक्शन में कितनी हो गई, 9 इक्वेशन, और 10 और जेड में मान लीजिए 2 ही गई, तो 2 × कितनी हो गई, 3, यानी 6 इक्वेशन यहां हो गई। ठीक है, अब 6 इक्वेशन यहां पर हो गई, 30 यहां पर हो गई, 36 और 36 9 45, ये आपके पास 45 इक्वेशन हो गई। 45 इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे करोगे? दो इक्वेशन का सॉल्यूशन करने में आपकी महाभारत हो जाती है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? यानी ये मैनी पार्टिकल हो गए, ये बहुत सारे पार्टिकल हो गए, इसकी जगह हजारों करोड़ों सैकड़ों पार्टिकल हों तो ये तो फेल हो जाएगी, क्योंकि हजारों करोड़ों सैकड़ों पार्टिकल हो तो उन हजारों करोड़ों सैकड़ों से 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये फेल हो जाएगी। यहां पर ये क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए ये फेल हो जाती है। तो फिर कौन सी मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए थ्योरी अप्लाई होती है? 50 साल बाद अप्रोक्सीमेट, मैं सन देख के बताता हूं कौन सी सन में आपके पास नेक्स्ट थ्योरी आई, वो सन देख के बता देता हूं मैं आपको। अप्रोक्सीमेट करीब करीब 100 साल बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है मैनी पार्टिकल सिस्टम की, वो देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी आती है मैनी पार्टिकल सिस्टम की करीब करीब 100 ईयर बाद। कंफ्यूजन इन लोगों को, साइंटिस्ट को रिसर्च करते टाइम कब हुई? जब आपके पास मैनी पार्टिकल सिस्टम आ गया। तो देखिएगा मैनी पार्टिकल सिस्टम की, तो देखिएगा मैनी पार्टिकल सिस्टम की जो थ्योरीज है, मैनी पार्टिकल सिस्टम की जो थ्योरीज है उस पर चर्चा करता हूं। तो देखिएगा मैनी पार्टिकल सिस्टम की थ्योरी को चर्चा करता हूं। ये तो आपके पास फेल हो गई, अब आगे मैनी पार्टिकल सिस्टम की मैं चर्चा करता हूं। ये केवल 11वीं क्लास में IIT जी में केवल न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही पूछी जाती है, उसके ही क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, तो आपके पास ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। मैनी पार्टिकल सिस्टम की वहां पर बात नहीं होती। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल बट मेजरेबल पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल बट मेजरेबल पार्टिकल के डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है, स्मॉल पार्टिकल बट मेजरेबल पार्टिकल का डिस्कशन किया जाता है। देखिएगा किस तरीके से डिस्कशन किया जाता है मैनी पार्टिकल सिस्टम का, वो देखोगे। मैनी पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, देखिएगा मैनी पार्टिकल सिस्टम का कैसे, कौन सी आपके पास मैकेनिक्स आई। तो आपके पास सेकंड मैकेनिक्स, इसी का ही पार्ट, क्लासिकल का पार्ट अपन कर रहे थे। क्लासिकल का सेकंड पार्ट कर रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, इसी का फर्स्ट पार्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, सेकंड पार्ट है आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स का न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और सेकंड पार्ट है ये आपके पास किस पे अप्लाई होती है, मैनी पार्टिकल सिस्टम पे, वन पार्टिकल सिस्टम पे, वन पार्टिकल सिस्टम पे। और मैनी पार्टिकल सिस्टम पे आपके पास 2 थ्योरीज आई। जो पहले थ्योरी आई वो देखिएगा, थोड़ा सा और आगे बनाता हूं, लाग्रांजियन। स्पेलिंग देखता हूं लाग्रांजियन की। थोड़ी सी स्पेलिंग में गड़बड़ है, तो देखिएगा लाग्रांजियन। लाग्रांजियन मैकेनिक्स, ठीक है। और दूसरी आई आपके पास हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये लाग्रांजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। जो लाग्रांजियन मैकेनिक्स होती है वो आपके पास होती है L बराबर T माइनस वी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और ये आपके पास हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है और ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ये आपके पास लाग्रांजियन मैकेनिक्स होती है और लाग्रांजियन मैकेनिक्स में जैसे अपन करते हैं काम वो देखोगे। लाग्रांजियन मैकेनिक्स में किस तरीके से काम करते हैं, ये लाग्रांजियन है, ये हैमिल्टोनियन है, ठीक है। ये इस साल नहीं है, आपके अगले साल आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास फाइनल में एमएससी फाइनल में ये लाग्रांजियन मैकेनिक्स, ठीक है, ये लाग्रांजियन, ये हैमिल्टोनियन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एनर्जी, एनर्जी मेन टर्म है, एनर्जी मेन टर्म, मेन टर्म जिसका डेवलपमेंट इन्होंने साइंटिस्ट ने माना कि एनर्जी इसमें मेन टर्म है, इसमें भी एनर्जी मेन टर्म है, इसमें भी एनर्जी मेन टर्म है। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मेन टर्म कौन है, फोर्स, फोर्स एंड मोशन, इनको मेन टर्म बोला, फोर्स एंड मोशन को मेन टर्म बोला, ठीक है। फोर्स एंड मोशन को यहां पर मेन टर्म बोला, यहां पर एनर्जी, एनर्जी को मेन टर्म बोला, यहां पर एनर्जी को मेन टर्म बोला। क्यों बोला वो देखोगे। यहां पर लाग्रांजियन मैकेनिक्स डिफरेंट है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपके पास लाग्रांजियन मैकेनिक्स, लाग्रांजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है, उनका फॉर्मुलिज्म बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसका फॉर्मुलिज्म और इसका फॉर्मुलिज्म इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो एक मिनट रुकना। ठीक है, ये आपके पास इनका फॉर्मुलिज्म और इनका फॉर्मुलिज्म इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे अपन इनका फॉर्मुलिज्म पढ़ेंगे और इनका पढ़ेंगे, इनका डिफरेंट है। क्यों, ये एनर्जी की बात करती है, आपके पास एनर्जी की टर्म क्या होती है, स्केलर, स्केलर टर्म होती है, ठीक है। जिसके कारण इनको कैसे, अगर इनसे अपन निकालें, इनसे क्या निकालें, इनसे अपन अगर प्रत्येक पार्टिकल की वेलोसिटी वगैरह वगैरह अपन निकालने का प्रयास करें, ठीक है, उनकी वेलोसिटी वगैरह निकालने का प्रयास करें, वो देखोगे कैसे निकालोगे। जैसे लाग्रांजियन की निकाली तो सबसे पहले सबका क्या निकाल लिया, सबका मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि एनर्जी कितनी है, सबकी आइडेंटिफाई कर ली मैंने कि आपके पास दोनों एनर्जी कितनी है, दोनों एनर्जी कितनी है मैंने आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद में मैं निकालूंगा क्या, एनर्जी निकाल ली। तो एनर्जी स्केलर है, तो स्केलर को कैसे जोड़ सकते हैं, स्केलर में सबको एक साथ जोड़ सकते हैं, सुपरपोजिशन लॉ लगा सकते हैं। जैसे पोटेंशियल में लगाते हैं V1 V2 V3 V4, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लगाते हैं, वैसे ही अपन सब में क्या लगा सकते हैं, रूल लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अपन लगा सकते हैं रूल। यहाँ पर वेक्टर होता है तो सब, यहाँ पर वेक्टर फॉर्मुलिज्म होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, तो सब में अपन सुपरपोजिशन लॉ नहीं लगा सकते, सुपरपोजिशन लॉ नहीं लगा सकते तो सबके एक्सीलरेशन को नहीं जोड़ सकते, सबकी वेलोसिटी को नहीं जोड़ सकते, उनको तो 3 इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेगी एक पार्टिकल के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि कितने भी पार्टिकल हो, सबका स्केलर है तो सभी पार्टिकल की वेलोसिटी एक साथ जोड़ लिया, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी को एक साथ जोड़ लिया, और यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने जोड़ लिया और मैंने क्या निकाल लिया आपके सामने अगर मैं हैमिल्टोनियन निकालना चाहूं तो हैमिल्टोनियन क्या होगा, हैमिल्टोनियन क्या होगा, x px और t का फॉर्मुलिज्म होगा। इसमें जो पद होंगे आपके पास, टर्म होंगी x px t का, ठीक है। इसके बाद में x का किसके पर, x px t का आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगा, और उसको अपन कैसे निकालोगे, ठीक है। x dx px को कैसे निकालोगे, ये फंक्शन किसका होगा, हैमिल्टोनियन फंक्शन होगा। अगर मुझे पता है x t का फॉर्मुलिज्म है, ये मुझे पता है, ठीक है। p t का फंक्शन है, ठीक है। x डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूं सारी, ठीक है, x डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, तो आपके पास 2 चीजें आपको पता है, 2 चीजें पता है, तो तीसरी चीजें, चौथी चीजें, सारी चीजें जो भी आपके पास आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज होती है वो निकाल लोगे। वो कैसे निकालोगे, आपके पास क्या होता है, x और p का क्या होता है, फेज ट्रेजेक्ट्री, फेज ट्रेजेक्ट्री, x px यानी आपके पास मोमेंटम, पोजीशन मोमेंटम, पोजीशन मोमेंटम, मोमेंटम स्पेस में क्या होता है आपके पास, क्या होता है, दोनों की ट्रेजेक्ट्री है, दोनों की ट्रेजेक्ट्री कैसी है, उसके अलोंग अपन क्या निकाल लेंगे,
x अगर t का फंक्शन है, p t का फंक्शन है, तो उस तरीके से p अगर नहीं पता है तो p निकाल लेंगे, x नहीं पता है तो x निकाल लेंगे। इस तरीके से मोमेंटम और पोजीशन स्पेस में क्या निकाल लेंगे अपन क्या निकाल लेंगे, फेज ट्रेजेक्ट्री से बाकी जितनी भी क्वांटिटी है वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, फेज ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ये आपके पास हो गई। अब लोग सब शांत हो गए कि अब अपने पास मैकेनिक्स कंप्लीट है। अब हमने सब कुछ चीज़ें पढ़ ली, मैनी पार्टिकल सिस्टम पढ़ लिया, वन पार्टिकल सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। ये आपके पास लगभग आई 1780 में, और इससे 50 साल बाद लगभग ये थ्योरी आई आपके पास 1830 के आसपास, ठीक है। ये थ्योरी डेवलप हुई 1730 में या 1830 में, ठीक है। तो ये आपके पास थ्योरीज डेवलप हुई। अब आगे चर्चा करते हैं ये मैनी पार्टिकल सिस्टम पे किस तरीके से अप्लाई करोगे, और सब अपन ने अप्लाई करके देख लिया कि मैनी पार्टिकल सिस्टम पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं और वन पार्टिकल सिस्टम पे। अब लोग सोचने लगे कि अब सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अगली बात, फिर एक और पार्टिकल देखे गए, उसके बाद में उसकी चर्चा कर लेता हूं मैं, ठीक है। एक पार्टिकल और देखा गया जिससे अपन ये अब यहां पर सोचने लगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो गई। फिर और पार्टिकल सर्च हुए और ये थ्योरी और ये थ्योरी दोनों ही खत्म हो गई, लगनी बंद हो गई, ठीक है। उसकी मैं चर्चा करता हूं। उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट बार करूंगा, मैं करूंगा। जो मैकेनिक्स का है उसकी तीनों ब्रांच एक बार डिटेल में समझा देता हूं, इसके बाद मैं क्लास समाप्त करता हूं। फर्स्ट क्लास है अपनी, जो नेक्स्ट थ्योरी है, नेक्स्ट जो पार्टिकल्स हैं जिस पे रिसर्च हुई, उसकी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लूंगा, ठीक है। तो मैकेनिक्स की जो आपके पास 3 ब्रांच आई, सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स, पार्टिकल स्मॉल बट मेजरेबल, पार्टिकल स्मॉल लागू हुई बट मेजरेबल, ठीक है। और इसमें 3 ब्रांच थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लाग्रांजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास ब्रांच आई क्वांटम मैकेनिक्स, जिसकी अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स ये किस पे लागू हुई कि आपके पास जैसे बहुत स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, बहुत ही स्मॉल साइज के पार्टिकल हैं जिनकी रेडियस का कुछ पता नहीं, स्मॉल पार्टिकल है जिनकी रेडियस बहुत स्मॉल है, ठीक है। वैसे पार्टिकल की रिसर्च की, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, इनकी जो रिसर्च की गई बहुत ही स्मॉल है, और इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण ये मास का जो डिफरेंस आने लग जाता है, हाई स्पीड में जो इनके मास में डिफरेंस आने लग जाता है, ज़्यादा मास होने लग जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा मास का फॉर्मूला है किस तरीके से होगा, मास डिफरेंट होने लग जाता है, चेंजेबल होने लग जाता है मास। वो किससे डिनोट करते हो, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ये अपन यूज़ लेते हैं। क्या ये यूज़ लेते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ये यूज़ लेते हैं, ठीक है। ये मास में चेंज होगा उसके लिए फॉर्मूला यूज़ लेते हैं। यहाँ पर मास का चेंज होता है, कब होता है, यहाँ पर पार्टिकल की क्या होती है, हाई स्पीड होती है। इसका डिस्कशन अपन बहुत आराम से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे इस बात का डिस्कशन, ठीक है। बहुत ही आराम से करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका डिस्कशन करेंगे। जो पार्टिकल की अपनी रिसर्च चल रही है, कितने पार्टिकल रिसर्च हुए अपने पास, आज की वीडियो में 2 पार्टिकल अपन ने रिसर्च करे, एक वन पार्टिकल सिस्टम, दूसरा आपके पास मैनी पार्टिकल सिस्टम, और दोनों पे फेल होने का कारण भी अपन ने बता दिया कि फेल कब हो जाते हैं दोनों, ठीक।
मैनी पार्टिकल सिस्टम कब फेल हो जाता है उसकी भी बात कर ली। कब फेल हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल पे लागू नहीं होता, बहुत हाई स्पीड होती है जब आपके पास ये लागू नहीं हो पाता मैनी पार्टिकल सिस्टम। वन पार्टिकल सिस्टम फेल कब होता है, जब बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं, जब फेल हो जाता है। नेक्स्ट रिसर्च में ये पार्टिकल लेंगे स्मॉल पार्टिकल और जिसकी हाई स्पीड हो, ठीक है। और थर्ड आपके पास मैकेनिक्स का पार्ट होता है, वो होता है स्टैटिकल स्टेट मैकेनिक्स। स्टैटिकल स्टेट मैकेनिक्स, इसमें क्या होता है कि वेरी हाई साइज पार्टिकल, वेरी हाई साइज पार्टिकल, जैसे एंसेंबल वगैरह की बात करते हैं, आपके पास तीन तरह के एंसेंबल होते हैं। वहां पर एंसेंबल की बात करते हैं कि एक बड़ा सा बीकर लेते हैं, यानी बड़ा सा एक बीकर लेते हैं, कंडक्टर नहीं, एक बड़ा सा क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं, वो सा बीकर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े गैस के मॉलिक्यूल्स टक्कर करते हैं उसमें। तो वैसी कंडीशन को हम वेरी हाई पार्टिकल होंगे उसको स्टैटिकल स्टेट मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स से कैसे होगा, अपन जब ये सब्जेक्ट आएगा, जब अपन डिस्कशन करेंगे, इसका रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स से कैसे होगा, और इसका रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स से क्या लेना देना है, स्टैटिकल स्टेट मैकेनिक्स का थर्मोडायनेमिक्स से क्या लेना देना है, उसका भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये अपने पास कंप्लीट क्या हो गया, अपना मैकेनिक्स का पार्ट हो गया, जिसको अपन स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी बात करेंगे, पार्टिकल क्या हो आपके पास, स्मॉल पार्टिकल हो और जिसकी रेडियस स्मॉल हो और हाई स्पीड हो तो मास चेंजेबल होगा। ये आपके पास रेस्ट मास होता है और ये चेंजेबल मास होता है, ये आपके पास चेंजेबल मास या वेरिंग मास जो वेरी करता है, ठीक है। ये अपन ने मैकेनिक्स की स्टडी करी, ये एमएससी, ठीक है। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। ये अपनी पहली क्लास थी एमएससी प्रीवियस की, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पढ़ सकें, ठीक है। तो ऐसी वीडियो को फिजिक्स पढ़ने के लिए, ऐसी फिजिक्स की बहुत अच्छी वीडियो को पढ़ने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं कहूँगा फिर से, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्दी मिलते हैं एमएससी प्रीवियस की, ठीक है। धन्यवाद।